प्रिय मित्रों नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम रीतिबद्ध कवियों का परिचय पढ़ेंगे कि रीतिबद्ध कवि कौन हैं और रीतिबद्ध कवियों का किस प्रकार रीत काल में योगदान रहा है और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि रीत से अभिप्राय क्या है, रीतिबद्ध काव्य की पृष्ठभूमि क्या रही है, रीतिबद्ध काव्य क्या है, यह रीत मुक्त और रीत सिद्ध से कैसे अलग है, रीत काव्य का प्रवर्तक कौन रहा, रीतिबद्ध कवियों के दो वर्ग, लक्षण ग्रंथ परंपरा का क्या आशय है, आचार्य तत्व का प्रश्न क्या है और जो उसके प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, देव, भिखारीदास, पद्माकर और जो अन्य कवि हैं सिखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपत मिश्र आदि इन कवियों पे भी हम आपसे बात करेंगे। साथियों, पहले तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि रीत से अभिप्राय क्या है और यह नाम आपने सुना होगा कि रीत क्या है और आपके भी मन में होगा कि यह रीत शब्द आया क्यों, रीत काल का अर्थ क्या है, इत्यादि जो बिंदु हैं आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, हम पहले जानने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को कि रीत शब्द से अभिप्राय क्या है। रीत शब्द बहुत ही विवादास्पद शब्द रहा और रीत काल में प्रयुक्त शब्द रीत का क्या अर्थ है, कुछ विद्वान इसका संबंध रीत संप्रदाय से जोड़ते हैं और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। इस संप्रदाय में काव्य की विभिन्न शैलियों के रूप में कुछ रीतियों की चर्चा की गई है। इस मत के ठीक उलट आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई विद्वानों ने यह स्पष्ट किया है कि रीत काल में रीत शब्द का प्रयोग रीत संप्रदाय के संदर्भ में नहीं हुआ है। इसका अर्थ है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। इस काल में बहुत सी रचनाएं काव्य शास्त्री या अन्य प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों अथवा सिद्धांतों के अनुकरण में लिखी गई। अनुकरण की यह परंपरा ही रीत कहलाई। आचार्य शुक्ल का जो मानना है वह वामन के ठीक विपरीत है, जैसा कि आपको हमने बताया। अब आपके सामने मित्रों एक प्रश्न है या जिज्ञासा होगी आपकी कि रीत काव्य की पृष्ठभूमि क्या रही या रीतबद्ध को रीत काल में इसे चरणबद्ध ढंग से बांटने के पीछे कारण क्या रहे होंगे। तो रीत काल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। छोटे राज्यों रजवाड़ों पर नियंत्रण होने के कारण युद्ध न के बराबर था, दरबारी परिवेश हावी था। ऐसे परिवेश में वीरता और श्रृंगार भाव पर आधारित कविताएं खूब लिखी जा रही थी। और साथियों, आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते वक्त जब आप शुरू करते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, तो रीतकाल पे आकर आप ठहर सा जाते हैं और रीतकाल पे जितनी बातें हुई आज के संदर्भ में देखा जाए तो रीतकाल को नए ढंग से पढ़े जाने की भी वकालत हिंदी साहित्य के विद्वानों के द्वारा की जा रही है। कहीं न कहीं रीत काल की जो परंपरा है या जो वह युग है उसको हम एक सीमित दायरे में पढ़ने के आदी हो गए थे, उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
इस विषय में आज या आज के समय में रीत काल को पुनः पढ़े जाने की वकालत विद्वानों द्वारा की जा रही है। और यह बात, जैसा कि मैंने साथियों आपको बताया कि वीरता और श्रृंगार पे आधारित कविताएं लिखी जा रही थी। अब यह आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या कारण थे जो वीरता और श्रृंगार को लेकर कविताएं लिखी जा रही थी। और आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि वह किन किन वस्तुओं की निर्मिति के कारण यह भाव उपजा। तो पहला तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक रूप से यह काल सामंतवादी स्थितियों का काल है। सामंतवाद में एक वर्ग भूमि का मालिक होता है, दूसरा वर्ग किसान जो उस भूमि पर खेती करता है। यानी एक वर्ग श्रमहीन, दूसरा श्रमशील। ऐसे में एक वर्ग बिना श्रम के ही अमीर होता है, वही दूसरा वर्ग श्रमशील होने के बावजूद गरीब। इस अमीर मगर श्रमशील वर्ग में खास तरह के रुचियों का विकास होता है। रीत काल में एक ऐसी ही खास तरह की रुचि विकसित हुई। राजा व सामंत चाहने लगे कि वे शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हों। ऐसी स्थिति में एक विकल्प तो यह था कि वे स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करें, परंतु ऐसे कार्य में अपेक्षित धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता पड़ती। यह कार्य उनके वश का नहीं था, अतः उसके एक विकल्प के तौर पर उन्होंने अपने दरबार में ऐसे कवियों को नियुक्त किया जिन्हें पहले से ही शास्त्रीय ज्ञान से युक्त थे, जिनके द्वारा वह शास्त्रीय ज्ञान सहजता से प्राप्त कर सके। इन कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्रों में दिए गए लक्षणों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया, फिर उस लक्षण या सिद्धांत को समझाने के लिए उसके उदाहरण के रूप में कविताएं रचीं। इस परंपरा को लक्षण ग्रंथ परंपरा कहते हैं। इन कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है। यह धारा रीतिबद्ध या रीति काव्य कहलाती है। मित्रों, रीतिबद्ध क्या है? रीतकालीन जो युग है उसमें इसका क्या निरूपण किया गया, यह मैंने आपको बताया। अगला आपके जहन में एक प्रश्न उठना लाजमी है कि जो रीतबद्ध, रीतमुक्त और रीतसिद्ध परंपरा है, उस परंपरा में जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, यह कैसे इन दो धाराओं से अलग है। रीतिबद्ध काव्य का अन्य नाम रीत काव्य है। यह रीत काल की मुख्य धारा है। रीतिबद्ध या रीति काव्य विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई कविता को कहा गया। यह रीत काल के अन्य काव्य धारा रीति सिद्ध और रीतिमुक्त से बिल्कुल भिन्न है। रीत सिद्ध कविताओं में जहाँ कवि काव्य शास्त्रीय जानकारी प्रदान करने हेतु कविताओं में लक्षण या सिद्धांत को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करता है, वहीं रीत सिद्ध कवि काव्य शास्त्रीय जानकारी होने के बावजूद इन लक्षणों को अपनी कविता में स्थान नहीं देता है। और रीतमुक्त कवियों का तो केंद्र ही अनुभूति है। इन्हें काव्य शास्त्रीय ज्ञान से खास सरोकार नहीं। अगला बिंदु है साथियों की रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य का प्रवर्तक कौन है। स्वाभाविक यह प्रश्न है कि इसके पीछे कौन ऐसा प्रवर्तक या कवि है जिन्होंने इसका नाम रीतिबद्ध दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मानना है कि रीत काव्य का प्रवर्तक कृपाराम को मानना चाहिए।
कृपाराम ने 1571 ईस्वी में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ हितरंगड़ी रचा। कुछ विद्वान यह सम्मान कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि नंददास को देना चाहते हैं। नंददास ने 1560 ईस्वी के आसपास प्रसिद्ध पुस्तक रसमंजरी की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र के मतानुसार रीत काव्य का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को मानना चाहिए, जिन्होंने 1601 ईस्वी में कविप्रिया की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना। इन्होंने 1643 ईस्वी के आसपास अपने लक्षण ग्रंथों काव्य विवेक, काव्य प्रकाश तथा कवि कुल कल्पतरु की रचना की। अब साथियों, रीतिबद्ध कवियों के भी दो वर्ग माने जाते हैं। स्वाभाविक है कि रीतबद्ध कवियों में कुछ ऐसे कवि जिनकी रचना शैली के आधार पर अलग अलग निरूपण किया जाता है, अब उन पे हम आपसे बात करेंगे। जिन कवियों ने काव्यशास्त्र के सभी संप्रदायों का विवेचन किया, उन्हें सर्वांग विवेचन वर्ग में रखा जाता है। जैसे केशव दास, उनकी रचना है कविप्रिया। कुलपति, उनकी रचना है रस रहस्य। भिखारी दास, जिनकी रचना है काव्य निर्णय, के नाम उल्लेखनीय है। इसके विपरीत जिन कवियों ने एक दो काव्यांगों का ही विवेचन किया, उन्हें अलग विवेचन वर्ग में रखा गया, जिनमें मतिराम, रसराज तथा देव की रचना रस विलास प्रमुख है। लक्षण ग्रंथ परंपरा क्या है? स्वाभाविक है, जब हम आपसे कक्षाओं में बताते हैं कि लक्षण ग्रंथ, तो स्वाभाविक है आपके मन में एक विशेष भाव उपजता है या जिज्ञासा उपजती है कि यह लक्षण ग्रंथ क्या है, ये लक्षण परंपरा क्या है और इसकी उपज क्या है। लक्षण ग्रंथ क्यों आया रीतकाल में या रीतबद्ध धारा में, इसके पीछे क्या कारण थे। उन सब बातों को लेके मैं आपसे कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि रीतिबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथ लिखने की विशेष परंपरा थी। अर्थात पहले काव्यांग का लक्षण प्रस्तुत करना, उसके बाद उसका उदाहरण देने की परंपरा। जैसे मतिराम के ललित ललाम में जो लक्षण है, जहाँ एक ही बात को उपमेयों उपमान तहाँ अन्वय कहत हैं कवि मतिराम सुजान। दूसरा उदाहरण है, सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी है, भोज कैसी भोज में अकड़ बड़ भाल में। अब देख सकते हैं कि इनकी कविताओं में किस प्रकार लक्षण ग्रंथों की बात की गई है। इसको थोड़ा सा और मैं आपको आगे समझाऊं तो आप पाएंगे कि किस प्रकार लक्षण ग्रंथों के सहारे उन्होंने अपनी बात कही है और कवि लक्षणों का अनुवाद सीधे सीधे संस्कृत के ग्रंथों या संस्कृत के ग्रंथों से करवाते थे। संस्कृत परिवर्ती रचनाओं जैसे चंद्रलोक तथा कोलयनंद के लक्षणों को ही इन्होंने ब्रजभाषा में प्रस्तुत कर दिया है। अपनी तरफ से मौलिक लेखन नहीं किया। उदाहरण के लिए कोलयानंद से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आभासत्वे विरोधस्य
विरोधाभास से इस्यते और मतिराम के ललित ललाम से जहाँ विरोध सो लगत है होत न साँच विरोध। साथियों, आपने देखा होगा किस प्रकार दोनों कवियों ने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से लक्षण ग्रंथों को आपके सामने, या कहिए कि मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इनके माध्यम से मैंने आपके सामने रखा, इनके उदाहरणों के द्वारा रखा। अब एक प्रश्न और उठता है कि आचार तत्व क्या है। इसका प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, लक्षण ग्रंथ आचार तत्व का प्रश्न क्या है। तो इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रीत काव्य धारा के संबंध में एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि इस धारा के कवियों को आचार्य कवि का दर्जा देना उचित है या नहीं। आचार्य शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। पहले अर्थ में वे व्यक्ति आचार्य कहलाते हैं जो किसी मौलिक सिद्धांत की उद्भावना करें, जैसे आचार्य भामह या भरत मुनि। इन्हें उद्भावक आचार्य भी कहा जाता है। जहाँ तक रीत कवियों के आचार्य का प्रश्न है, उन्हें उद्भावक आचार्य नहीं माना जा सकता। एक अन्य अर्थ में ऐसे व्यक्ति आचार्य माने जाते हैं जो कठिन तथा जटिल ज्ञान को सरल व सुबोध शैली में प्रस्तुत कर सकें। रीत कवियों ने काव्यशास्त्री, कलाशास्त्री तथा कामशास्त्री ज्ञान को सरल सहज भाषा में प्रस्तुत किया और जन साधारण को उसकी मूल विरासत से जोड़ा। सरल भाषा में इन्होंने न केवल लक्षण प्रस्तुत किए बल्कि उन्हें काव्यात्मक उदाहरण से पुष्ट भी किया। इस अर्थ में इन्हें आचार्य माना जा सकता है। अब रीतबद्ध कवियों का परिचय और कौन कौन ऐसे कवि हैं जो रीतबद्ध कवि कहलाते हैं, उनका परिचय आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला नाम है केशव दास का। कवि केशव दास को भक्ति काल व रीत काल दोनों में स्थान प्राप्त है। इनका जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में मानी जाती है। इनका उपनाम वेदांती मिश्रा था। इनके संबंध में यह भी कहा जाता है कि ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये दरबारी कवि थे और नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में अत्यधिक सम्मानित थे। रामचंद्रिका केशव की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रचना है, पर इनकी वास्तविक ख्याति उनकी दो रीत कृतियों पर ज़्यादा है। रसिक प्रिया जो 1591 में आई और कवि प्रिया जो 1601 की रचना है। रसिक प्रिया में रस भेद, नायिका भेद, कामदशा, मानमोचन आदि लक्षणों के उदाहरण हैं। इसका आधारभूत ग्रंथ रुद्रभट्ट का श्रृंगार तिलक है। कवि प्रिया भी भामह दंडी के ग्रंथों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त नक्सिक और छंदमाला छोटी छोटी पुस्तकें हैं। नक्सिक पारंपरिक उपमानों के आधार पर राधा के नक्सिक वर्णन है। छंदमाला में वार्णिक और मात्रिक छंदों का वर्णन विवरण है। बच्चन सिंह के अनुसार वे संस्कृत के पंडित थे, क्लासिक पंडित थे। यही कारण है कि अपने ग्रंथों के लिए उन्होंने क्लासिकल साहित्य शास्त्रों का सहारा लिया। संस्कृत के लोकप्रिय शिक्षा ग्रंथों की ओर उन्होंने देखा तक नहीं। ऐसा करने में वे अपनी हेठी समझते थे। जहाँ तक काव्य सौंदर्य का प्रश्न है, चमत्कार उसका मेरुदंड है और भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मित्त, सो रीति काव्य रचना के मुख्य परिपाटी बन गई। दूसरे महत्वपूर्ण कवि आते हैं साथियों
चिंतामणि। चिंतामणि तिकवापुर कानपुर के रहने वाले थे। विवाद है कि ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। चारों भाई कवि थे, जिनमें पहले 3 यानी स्वयं चिंतामणि, भूषण और मतिराम हिंदी साहित्य के यशस्वी कवि भी रहे हैं। चिंतामणि का जन्म काल लगभग 1610 के आसपास का है। शुक्ल जी का रचना काल सन 1650 ईस्वी के लगभग मानते हैं। इनके द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों का खूब उल्लेख मिलता है। कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण, पर इनमें से केवल 2 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवि कल्पतरु और पिंगल। दोनों की तुलना में कवि कल्पतरु अधिक प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में काव्य शास्त्र के सभी अंगों का सन्निवेश है। अगले कवि आते हैं भूषण। समूचे रीत काल में भूषण का व्यक्तित्व सबसे अलग और विशिष्ट है। रीत काल में वीर रस की कविताएं तो कई लोगों ने भी लिखी, पर श्रृंगार या नायिका भेद का मुख्य वीर रस की ओर मुड़ने का श्रेय भूषण को ही है। जब हिंदी काव्य नायिका भेद और नक्सिक वर्णन में लगा हुआ था, तब भूषण ने इतिहास की उस प्राणधारा को पहचाना जो औरंगजेबी अत्याचार के विरुद्ध बह रही थी। इस धारा के भगीरथ शिवाजी थे। भूषण ने अपनी रचनाओं से शिवाजी का प्रशस्ति गान कर अत्याचार विरोधी धारा को थोड़ा और गतिशील बना दिया। प्रशस्तकार तो और भी थे, पर अन्य कवियों के प्रशस्तियों का मूल आधार झूठा था। भूषण की प्रशस्तियाँ जातीय की पक्षधर और अत्याचार के विरुद्ध सक्रिय थी, अतः भाषा की गड़बड़ी के बावजूद उनकी ओजस्वी पंक्तियाँ जनता की जबान पर हैं। शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया। शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। इनमें से केवल शिवराज भूषण ही उपलब्ध है। भूषण हजारा कालिदास हजारा की तरह बहुत से कवियों की रचनाओं का संग्रह है। भूषण उल्लास अलंकार ग्रंथ और दूषण उल्लास दोष दर्शन के ग्रंथ कहे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त उनके बनाए हुए 2 ग्रंथ और बताए जाते हैं, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। पर यह दोनों ग्रंथ सन 1890 में पहली बार प्रकाशित हुए। इनकी न कोई हस्तलिखित प्रति मिलती है, न किसी ग्रंथ में इनका उल्लेख। शिवा बावनी में कुछ भूषण के छंद और कुछ अन्य कवियों के नाम रख दिए गए हैं। बावनी नाम उस जनश्रुति के आधार पर रखा गया जिनमें कहा गया कि भूषण ने एक छंद को 52 बार अथवा 52 छंदों को एक बार शिवाजी को सुनाया था। छत्रसाल दशक में भी कुछ छंद भूषण के हैं, कुछ अन्य कवियों के। भूषण का प्रामाणिक ग्रंथ सिर्फ शिवराज भूषण है। इसका रचना काल 1773 ईस्वी है। अगले प्रसिद्ध कवि आते हैं मतिराम। मतिराम का जन्म जिला कानपुर में हुआ था, किंतु उनकी जन्मतिथि के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में उनका जीवन 1639 से 1716 ठहराया है, किंतु विनोद में 1617 ईस्वी को उनका जन्म वर्ष मान लिया गया है। शुक्ल जी को भी यही मान्य है, पर यह सब अनुमान पर आधारित है। मतिराम ने रस और अलंकार दोनों पर रीति ग्रंथ लिखे हैं, पर लोक में इनके रीति ग्रंथों पर ध्यान नहीं दिया गया। एक कवि के रूप में ही विख्यात हैं। कविता की रसवत्ता और भाषा के सुष्ट प्रयोग के कारण रीत की दृष्टि से रसराज, जो उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, कई विद्वानों ने इसे अधूरा ग्रंथ बताया है। विद्वानों का मानना है कि रस राजत्व के प्रतिपादन के बिना उसमें नायिका भेद का वर्णन शुरू हो गया है।
कवि नायक नायिका दोनों का लक्षण लिखना चाहते थे, किंतु लिखते हैं सिर्फ नायिका का लक्षण। ललित ललाम इनकी अन्य रचना है। इसकी रचना उस समय हुई जिस समय वह बूंदी के राव भाऊ सिंह के दरबार में रहते थे। राव भाऊ सिंह के राजकाल के आधार पर विद्वानों ने ललित ललाम का रचनाकाल 1661 से 1664 के आसपास माना है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी सतसई है। यह माना जाता है कि बिहारी सतसई की देखा देखी मथिराम सतसई की रचना की गई। इस काल के एक अन्य कवि बड़े महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा थे। ये विद्या बल और बुद्धि में अत्यंत संपन्न थे। अपने पराक्रम के कारण वे शाहजहां और औरंगजेब दोनों के विश्वासपात्र थे। मुगलों के पक्ष में उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। इनके द्वारा लिखा गया भाषा भूषण ग्रंथ अपनी स्वच्छता और सरलता के कारण अत्यंत लोकप्रिय था। वह सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं। भाषा भूषण के नायिका भेद के लिए उन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगड़ी को आधार बनाया है, तो अलंकारों के लिए कुवलयानंद को। इस युग के एक कवि हैं देव, जिनका नाम देवदत्त भी है। देव रीतकालीन कवियों में अत्यंत प्रतिभाशाली और प्रगल्भ कवि माने जाते हैं। देव और बिहारी को लेकर कभी एक और कभी दूसरे को बड़ा सिद्ध करने का जो आंदोलन खड़ा किया गया वह यूं ही नहीं था। उससे इतना तो सिद्ध होता है कि दोनों ही उस काल के चोटी के कवि थे। देव के आचार्यत्व की मौलिकता शुक्ल जी को मान्य थी, पर वे उनकी कविता शक्ति के कायल अवश्य थे। देव का पूरा नाम देवदत्त था। कविता में देव का प्रयोग करते थे। कवि अपने ग्रंथ भावविलास का रचनाकाल 1689 बताया। इस समय उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। इसके आधार पर जन्मकाल 1673 ठहराया जाता है। अनुमान के आधार पर 1767-68 को इनकी मृत्यु वर्ष बताया जाता है। जीविका की तलाश में वे दर दर भटकते रहे। इस दृष्टि से शायद वे बहुत अभागे कवि थे। सबसे पहले वे औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रित हुए। आजम शाह का जीवन बहुत ही अव्यवस्थित था, अतः वहाँ अधिक दिनों तक ठहरना असंभव था। बाद में वे भवानी दत्त वैश्य के यहाँ रहे, तो कभी फफूद के कुशल सिंह के यहाँ, भोगीलाल के यहाँ वे अधिक दिन ठहरे होंगे, क्योंकि वह बहुत उदार आश्रयदाता थे। देव ने उनकी प्रशंसा जी खोल के की, जमकर किया उन्होंने उनकी प्रशंसा। अंत में दरबारों से वैराग उत्पन्न हो गया। देव इस भटकाव को लेकर कुछ प्रश्न खड़ा करते हैं। उन्हें कोई ठीक ठिकाने का राजा क्यों नहीं मिला? छोटे मोटे धनी मानी व्यक्तियों के आश्रय में क्यों रहे? आदि उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। छोटे मोटे दरबारों में उन्हें भरपूर सम्मान मिलता रहा। वहाँ पे उनकी स्वतंत्र प्रकृति में बाधा नहीं पड़ती थी। उनकी कविताओं में स्वच्छता की जो प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें घनानंद के निकट खड़ा कर देती है। रीत ग्रंथकार होने के बावजूद उनमें एक फ़कीराना मिजाज भी था, जो बीच बीच में उन्हें भोग के प्रति उदार बना देता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्हें हित हरिवंश का अनन्य अनुयायी बताया करते थे। देव के ग्रंथ मिश्र बंधुओं ने उनके द्वारा 72 या 52 ग्रंथों के होने का अनुमान लगाया है। शुक्ल जी के अनुसार 25 ग्रंथों का पता लगता है। नगेंद्र का मानना है कि उनके कुल 18 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जात विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, शब्द रसायन, देव माया, प्रपंच नाटक, सुख सागर आदि प्रमुख हैं। इस काल में भिखारीदास का भी एक नाम आता है। भिखारीदास एक महत्वपूर्ण आचार्य और प्रासंगिक आचार्य माने जाते हैं। भिखारीदास हिंदी काव्यशास्त्र के पहले आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी का परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विचार किया है। तत्कालीन सामंती समाज की अपनी विशेषताओं का भी उद्घाटन किया है। ये प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपत सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने अपने 7 ग्रंथों का उल्लेख प्रताप सोमवंशी में स्वयं किया है। अमरकोश, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण, शतरंज, रस सारंश, पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय
इनके प्रमुख ग्रंथों का नाम लिया जाता है। शतरंज शतिका में शतरंज की चालों का इन्होंने वर्णन किया। श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका भेद वर्णन इन्होंने किया। काव्य निर्णय में शब्द, शक्ति, रस, अलंकार आदि का इन्होंने वर्णन किया। अगले कवि के रूप में पद्माकर का नाम लिया जाता है और पद्माकर का नाम रीत काल के अंतिम श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। यह वह समय था जिसमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपनी प्रभुसत्ता के लिए मराठा सिक्कों नवाबों से लड़ाइयाँ लड़ रहा था। देश के कुछ भागों पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। भारतीय अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी। इसी समय बंगाल में राजा राम मोहन राय आर्य सभा और ब्रह्म सभा के माध्यम से पारंपरिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नए मूल्यों की बात कर रहे थे। इसी समय में उर्दू में मीर, नज़ीर अकबराबादी और गालिब लिख रहे थे, जिनकी कविताओं में नई समस्याओं का प्रवेश हो चुका था। मराठी में गद्य का विकास हुआ और उसके माध्यम से ही समसामयिक विषयों पर लिखा जा रहा था। इस संदर्भ में पद्माकर के विचार बहुत ही मूल्यवान हो जाते हैं। रीतकालीन संदर्भों में पद्माकर अपनी प्रतिभा के बल पर नई चमक पैदा करते हैं। उन्होंने नए परिवेश में नए ढंग से अपनी बात कही। तीज त्योहारों पर, होली, दिवाली पर आदि पर वे अपनी बात करते हैं और हिंदी भाषा में पारंपरिक रीत काव्य वे लिख रहे थे। पद्माकर तैलंग ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज दक्षिण के निवासी थे। उत्तर भारत में आए और यहीं बस गए। पद्माकर का जन्म 1753 में सागर में हुआ था। इनके पिता मोहनलाल भट्ट भी कविता लिखते थे, पर अनुष्ठानिक और तंत्रिका के भाव में अधिक प्रसिद्ध है। पद्माकर सागर नरेश, रघुनाथ राव, अप्पा महाराज जैतपुर, सुगरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, दतिया महाराज परीक्षित और अनेक राजाओं के संसर्ग में उन्होंने साहित्य का निर्माण किया। अंत में सन 1833 में इनका कानपुर में देहावसान हो गया और राजाओं सामंतों की तरह ठाट बाट से वे रहते थे। उनकी 11 कृतियों का उल्लेख होता है। अनूप गिरी, हिम्मत बहादुर की बिरदावली, ईश्वर पचीसी, गंगा लहरी, जग विनोद, जमुना लहरी, पद्माभरण, प्रबोध पंचासिका, राम रसायन, लहारी लीला, विरुदावली आदि इनके प्रसिद्ध रचनाओं का उल्लेख मिलता है। और अलीजा प्रकाश में भी एक इनकी रचना है जो इनके द्वारा रची गई है। वास्तव में इनकी 2 ग्रंथों बड़े प्रसिद्ध हुए, जग विनोद और पद्माभरण। इन दोनों ग्रंथों में इन्होंने प्रमुख रूप से अपनी काव्य प्रतिभा को दिखाया है। अंतिम या अन्य कवियों के रूप में सुखदेव मिश्र का नाम लिया जा सकता है, जिनकी रचनाएं हैं छंद विचार, सिंगारलता, और इसी युग के कवि हैं तोष निधि। इनकी कृतियां हैं सुधानिधि, नक्सिक, विनय शतक। इसी युग के प्रसिद्ध कवि हैं कुलपति मिश्र। ये ध्वनि आचार्य भी माने जाते हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं रास रहस्य, द्रोड़ पर्व, नक्सिक जो ये अप्राप्य है। साथियों, आज की इस कक्षा में हमने आपको रीतिबद्ध रीत क्या है और रीतबद्ध कवियों का परिचय हमने इस कक्षा में आपको दिया। और रीतकालीन जो धारा मानी जाती है उसमें रीतबद्ध क्या है, इस पर आपसे हमने बातचीत किया। आशा है और उम्मीद भी मैं करता हूँ कि आपने रीतिबद्ध या रीत क्या है इसको लेके आपने समझा होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार।